हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर डेली KVS PRT के लिए अगर हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग EVS को लेकर के जो कि आपका NCERT आधारित सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो सेम आज की क्लास में भी हम लोग यहाँ पर 20 से ज़्यादा यानी कि चारों विकल्पों को अगर हम लोग कवर करेंगे तो यहाँ पर लगभग हम लोग देखने वाले हैं आपके 50 से 60 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आप सभी लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के क्लास में जुड़िए। देखिए, अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालयन नदी है? कावेरी है, गंगा है, सतलज है या फिर आपकी रावी नदी है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि आपकी जो कौन सी नदी है जो कि ट्रांस हिमालयन नदी है। आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर सतलज नदी। कौन सी बनेगी? सतलज नदी जो है आपकी, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सतलज नदी की तो एक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी सतलज नदी है इसका उद्गम कहाँ से है। क्या चीज़ पूछ रहा है आपका? उद्गम कहाँ से है? तो इस नदी का उद्गम है आपका मानसरोवर के निकट राकसताल झील से। कहाँ से? मानसरोवर के निकट राकसताल जो आपकी झील है वहाँ से निकलती है। तो इतना याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लीजिए राकसताल। क्या लिखेंगे? राकसताल लिखेंगे। अब इतना पता चल गया कि आपकी सतलज नदी का उद्गम है मानसरोवर के राकसताल झील से। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके पुराने नाम की बात करते हैं, यानी कि जो आपकी सतलज नदी है इसे वेद पुराण में क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो नाम था वो था शतुद्री। क्या नाम दिया गया था इसका? शतुद्री इसका वेद पुराणों में नाम दिया गया था। और अगर हम लोग बात करेंगे, इसी नदी के ऊपर आपका एक बांध बना हुआ है, यानी कि वो डैम कौन सा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है व्यास बांध। क्या नाम है इसका? व्यास जो बांध है वो आपका सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इतनी बात समझ में आई आप सभी लोगों को, अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे रावी नदी को। किसको? रावी नदी को। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो इस नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो आपका रोहतांग दर्रा है वहाँ पर, उसी दर्रे से जो सिपकिला दर्रा है ये वहाँ से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो है वो आपका वहाँ से निकलती है। इसको याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी जो रावी नदी है इस पर भी एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना है? तो ये है आपका रंजीत सागर बांध। कौन सा? रंजीत सागर बांध जो है ये यहीं पर बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर दो बांध आपको पता चल गए। सतलज नदी पर व्यास बांध बना हुआ है और रावी नदी के ऊपर आपका रंजीत सागर बांध बना हुआ है। याद रखने की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, रा से रावी हो जाएगा और रा से रंजीत हो जाएगा। सिंपल सा है, याद कर लीजिएगा। सा से सतलज हो जाएगा और यहाँ से लास्ट से सा ले लीजिए, व्यास। सेम से मैच लग रहा ना, सतलज व्यास सतलज व्यास। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कह रहा है कि मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोर या फिर आपके पैरासाइट होंगे। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए प्रश्न संख्या 2 के लिए। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सही विकल्पों को भी पढ़ करके तब उत्तर टिक करिएगा। जल्दीबाजी में बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है। तो देखिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? जो आपके मृत जंतु यानी कि जो आपके जीव जंतु मर जाते हैं उन पर जो अपना निर्वाहन यानी कि जो उन पर जो है अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे स्कैवेंजर की तो ये आपके जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही हो सकते हैं। क्या चीज़? स्कैवेंजर जो होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही श्रेणियों में आते हैं। बात करेंगे अगर ओमनीवोर के बारे में
तो ओमनीवोर क्या होते हैं? तो ओमनीवोर जो होते हैं वो आपके सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? ओमनीवोर आपके सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कि आपका बिल्ली हो गया, बिल्ली के साथ आपका कुत्ता हो गया, कुत्ता के साथ साथ जो मनुष्य हो गया, तो ये सभी जो हैं ओमनीवोर के उदाहरण हैं। पैरासाइट आप सभी लोगों को पता है, यानी कि जो आपके परजीवी होते हैं। तो परजीवी जैसे कि आपका जूं हो गया, और इसी के साथ आप लोगों ने जो गाय भैंस देखी होगी उस पर क्या बोलते हैं, गाँव की भाषा में से किलोनी शायद आई थिंक बोला जाता है। तो ये सभी जो हैं आपके पैरासाइट होते हैं, यानी कि जो जीव होता है उसको नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं और उनका जो है अपना भरण पोषण भी हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजर की, डिकम्पोजर क्या होते हैं? तो डिकम्पोजर वे होते हैं आपके जो मृत या फिर जो सड़े हुए जीव होते हैं, यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, ये उनका अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? जो मृत जीव जंतु होते हैं उनका जो है ये अपघटन करते हैं। क्या कर लेते हैं? अपघटन कर लेते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है। दूध से दही का बनना कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, नाभिकीय क्रिया है, या फिर आपका तापीय क्रिया है? आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि आपका जो दूध से दही बनने की क्रिया है ये कैसी क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, जो दूध से दही बनने की प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है? तो ये है आपकी रासायनिक प्रोसेस। कैसी? रासायनिक प्रोसेस होगी ये। तो आंसर यहाँ पर हमारा पहला वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करेंगे भौतिक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा चीनी का पानी में घुलना। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग चीनी जो है पानी में घोलते हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, चीनी का पानी में घुलना जो है ये आपका भौतिक क्रिया का उदाहरण है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नाभिकीय की, तो नाभिकीय जो है आपका इसके अंदर 2 क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रिया होती है? 2 क्रियाएं होती हैं। पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाती है आपकी विखंडन की क्रिया, और दूसरी होती है संलयन की क्रिया। कौन सी? संलयन की क्रिया। अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहे हैं कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि सीएनजी की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। विकल्प क्या दिए गए हैं? कार्बाइड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपको जो सीएनजी है ये किसका संक्षिप्त रूप है, और इसी के साथ में आपको ये भी बताना है कि जो आपकी सीएनजी गैस है ये किन 2 गैसेस का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करके बताना है। और ये प्रश्न जो है मैंने आपको पहले बताया भी था कि आपकी जो सीएनजी गैस होती है किन किन गैसों का मिश्रण होती है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे पहले, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बनेगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की बात कर रहा है। भोपाल में है, कोलकाता में है, देहरादून में है, या फिर आपका कानपुर में है? आंसर करके बताएंगे सभी लोग। और एक बार सेशन को भी आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि सभी साथी जो हैं आप लोगों के साथ जुड़ें और इस क्लास का बेनिफिट लें। आप सभी को पता है डेली ये जो आपकी क्लास होती है ये 11 AM पे होती है, तो इसलिए जो है आप लोग टाइम से आकर के क्लास में अपनी अटेंड किया करिए। और यहाँ पर डेली हम लोग जो है एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो देखिए आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। कह रहा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? कोलकाता में। आंसर क्या बनेगा? ये हमारा दूसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे भोपाल में आपका कौन सा संस्थान है, तो यहाँ पर है आपका वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। आगे बात करेंगे अगर हम लोग देहरादून के बारे में, तो यहाँ पर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान संस्थान। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान संस्थान। इसको याद रखिएगा आप लोग क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कानपुर में कौन सा संस्थान स्थित है, तो कानपुर के अंदर आपका दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन सा? दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये चारों विकल्प बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आप लोग जो है इनको याद रखिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहे हैं कि मीठे जल की सबसे ऊंची
नौकागम्य झील कौन सी है? देखिए, एक तो मीठे जल की है, दूसरी क्या पूछ रहा है, नौकागम्य झील पूछा है। विकल्प क्या दिए गए हैं, बैकॉल झील होगी, कैस्पियन सागर होगी, टीटीकाका झील होगी या फिर आपकी विनिपेग झील होगी। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे मीठे जल की सबसे ऊंची नौकागम्य झील की, तो यह है आपकी टीटीकाका झील। कौन सी झील बन जाएगी, टीटीकाका झील जो है आपकी ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील होगी। और यहाँ पर जो आपकी टीटीकाका झील है ये किसकी सीमा पर स्थित है, तो ये स्थित है आपकी पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। किसकी, पेरू और बोलीविया की सीमा पर यह झील स्थित है, जो कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। बात आएगी बैकॉल झील के बारे में, क्या आपको याद रखना होगा। तो देखिए, जो आपकी बैकॉल झील है, एक तो ये मीठे पानी की झील है। कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। और दूसरी क्या है, ये सबसे गहरी झील है। कैसी झील है, सबसे गहरी झील है। तो इसको भी जो है याद रखना होगा आप सभी लोगों को। अब अगर हम लोग देखेंगे कैस्पियन सागर की, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो कैस्पियन सागर आपकी जो है ये कैसी झील है, तो कैस्पियन सागर जो है आपकी ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। तो इसको भी याद रखना होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो आपकी यही सब झीलें होंगी, क्योंकि इन्हीं से आपका प्रश्न बना करके देगा। मान लीजिए अगर जल थीम से कोई प्रश्न देगा तो यही सब झीलें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर हम लोग झीलों की बात करते हैं तो जैसे आपकी टर्की की वान झील हो गई, इसके बारे में पूछेगा आपसे। मिशिगन हो गई, इरी हो गई, ओंटेरियो हो गई, ये सभी जो है आपकी महानतम झीलों के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं से प्रश्न बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। यानी कि जो आपका माइकोप्लाज्मा है इसके कारण कौन सा रोग होता है। पीला मोज़ेक रोग होता है, बांझपन मोज़ेक होता है, बैंगन का जो छोटा पत्ता होता है, या फिर इनमें से सभी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर आंसर को टिक करेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है माइकोप्लाज्मा को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं याद रखना। एक तो इसकी अगर हम लोग खोज की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी डायनेस और एडसॉल ने। किसने की थी, डायनेस और एडसॉल ने इसकी खोज की थी। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो ये जो है आपका पादप जगत का जोकर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत का जोकर कहा जाता है। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग इतना माइंड मत करिएगा, बस बोल रहे हैं, बोलने से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या चीज़ याद रखनी है, माइकोप्लाज्मा जो है आपका ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। कैसी कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर प्रश्न आता है तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा बैंगन का छोटा पत्ता। यानी कि जो माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग का पहचान अगर करेंगे तो इसमें बैंगन के पत्तों का छोटा हो जाना जो है वो सबसे बड़ी पहचान होती है माइकोप्लाज्मा की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कह रहे हैं कि स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट में किसका निक्षेपण होता है। अब देखिए, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट होता क्या है, तो ये आपकी जो है चट्टानों के प्रकार होते हैं। कैसी चट्टानें होती हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले स्टेलेग्माइट चट्टान की। स्टेलेग्माइट चट्टानें जो हैं वो आपकी किस तरह से होती हैं, तो ये चट्टानें जो हैं आपकी ये होती हैं कुछ इस तरह से, इनकी आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इमेज वगैरह में देखिएगा तो इस तरह से जो है कुछ नुकीले टाइप के निकले रहते हैं चट्टानों के ऊपर से। जो आपकी गुफा जैसी होगी तो वही चट्टानें जो होंगी उनमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर स्टेलेक्टाइट की, स्टेलेक्टाइट चट्टानें कैसी होती हैं, तो ये होती हैं आपका जैसे ये ऊपर की, जैसे ऊपर आपकी परत होती है गुफा वगैरह जैसे आप लोगों ने देखी होगी, तो उसी का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा तो उसमें आपको कुछ इस तरह से जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई देते हैं, नुकीले नुकीले टाइप के। तो आप लोग जो है क्रोम पर जा करके या फिर विकिपीडिया पर जा करके सर्च करिएगा, आपको दिखाई देगा।
और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जो है किसका निक्षेपण होता है, तो इसके अंदर जिसका निक्षेपण होता है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। किसका निक्षेपण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का इसके अंदर निक्षेपण होता है। आंसर यहाँ पर पहला वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कह रहा है कि तीस्ता किस प्रमुख नदी तंत्र का हिस्सा है। विकल्प दिए गए हैं कृष्णा नदी, माही नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर आपकी यमुना नदी। आंसर करेंगे सभी लोग, बताएंगे कि आपकी जो तीस्ता नदी है ये किस नदी तंत्र का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग आंसर की बात करते हुए चलेंगे तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की अगर बात आती है तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके तिब्बत के निकट जो मानसरोवर झील है ये वहाँ से निकलती है। और इसे जो है कहा क्या जाता है, यानी कि तिब्बत में आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो। क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो इसे कहा जाता है। यारलुंग सांगपो इसे कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई याद रखने के लिए आपको। दूसरी क्या याद करनी है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये वहाँ पर जानी जाती है जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना के नाम से ये वहाँ पर जानी जाती है। बात अगर करेंगे कृष्णा नदी की, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कृष्णा नदी के ऊपर आपका कौन सा बांध बना हुआ है, तो कृष्णा नदी के ऊपर आपका बना है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध, नागार्जुन सागर बांध जो है इस नदी पर बना हुआ है। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर माही नदी की, तो माही नदी के बारे में क्या चीज़ याद रखनी है, तो जो आपकी माही नदी है ये क्या करती है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। माही नदी क्या करती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, इसको भी बहुत ज़रूरी है याद रखना। मान लीजिए अगर प्रश्न पूछेगा नदियों से तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन सबके बनने के, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी नदियाँ हो जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है। स्वस्थानीय संरक्षण होगा, अपस्थानीय संरक्षण होगा, क्रोड संरक्षण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर करिएगा सभी लोग और एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो कोशिश क्या करिए कि क्लास को लोगों तक शेयर किया करिए। इसी के साथ क्लास को लाइक भी कर दिया करिए। क्यों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें ताकि आपका जो KVS PRT का एग्जाम है जिन लोगों का भी, वो अच्छे नंबरों से क्लियर हो सके। तो आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र इसी के साथ जो प्राकृतिक अधिकार संरक्षण होते हैं वो जो होता है वो उसका प्रयुक्त पद कौन सा होता है, तो ये होता है आपका स्वस्थानीय संरक्षण। क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण। अब यहाँ पर अगर स्वस्थानीय संरक्षण की हम लोग परिभाषा की बात करेंगे तो स्वस्थानीय संरक्षण वो होता है जहाँ पर आपका वही जगह जो होती है, जहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वहीं पर अगर उन जीवों का, उन पौधों का, उन वनस्पतियों का अगर संरक्षण किया जाता है तो वो आपका स्वस्थानीय संरक्षण हो जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे अपस्थानीय संरक्षण की, तो अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है, आपका जैसे जैव विविधता वगैरह होती है तो वहाँ पर जो है आपका वो स्वस्थानीय का संरक्षण हो जाता है। और इसी तरह से जैसे आपका चिड़ियाघर वगैरह हो गया, तो ये जो है उसको प्राकृतिक आवास में ना रख करके आप लोग जो है घर में रख लेते हैं या फिर कहीं पे भी रख सकते हैं, तो वो आपका अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। अगर देखिए हम लोग उदाहरण को लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर देखिए स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो एक तो आपका वन वगैरह हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कौन होते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये भी आपके यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण होते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो जैव मंडल होता है, कौन सा, जो आपका जैव मंडल होगा ये भी स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण होता है। देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पर अपस्थानीय संरक्षण के बारे में, तो अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या याद रखना है, अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है आपका चिड़ियाघर। क्या आ जाएगा, चिड़ियाघर आ जाएगा।
चिड़ियाघर के साथ यहाँ पर एक्वेरियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्वेरियम आएगा। और क्या आ जाएगा? और आएगा आपका बीज बैंक। क्या आ जाएगा? बीज बैंक आ जाएगा। तो देखिए ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं जो कि प्रश्न आपके अगर पूछेगा तो उदाहरण भी यहीं से आपको उठा करके देगा। तो बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कह रहा है कि पत्तियों में शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपके ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं। साइंस और इसी के साथ आपका जो ईवीएस होती है इन सब्जेक्ट से ही आपके प्रश्न बना करके पूछेगा। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप लोगों ने सीटेट की परीक्षा में देखा कितनी भसड़ मची हुई थी वहाँ पर कि जो है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी से ना पूछ करके बाहर से भी पूछा गया है। तो क्या पता यहाँ पर केवीएस पीआरटी के अंदर भी जो है उन लोगों का दिमाग घूम जाए और वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को देखिए सब तरफ से तैयारी करके अपनी चलनी होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की जो साइंस होती है उसको पढ़िए। यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने होते हैं आप लोगों को। आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि पत्तियों में सिरा विन्यास जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे पत्तियों में सिरा विन्यास जो होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जालीदार सिरा विन्यास। कौन सा? जालीदार सिरा विन्यास। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ज़्यादा कोशिश मत करिएगा आप लोग की जो है मैम पूरा नहीं लिख रही हैं। तो देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से अच्छे से नहीं बता सकते, लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा जालीदार आपका सिरा विन्यास, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समांतर सिरा विन्यास, यानी कि जो पैरेलल आपका हो जाएगा ये समांतर सिरा विन्यास हो जाएगा। अब इसमें जो आपका जालीदार सिरा विन्यास होगा इसमें पत्तियाँ कैसी देखने को मिलेंगी? तो इसमें जैसे आपने देखा होगा पीपल वगैरह की जो पत्तियां होती हैं वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इस तरह से बनी होती हैं। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से बनी होती है, और इसी में कुछ हल्की हल्की सी शिराएं निकली होती हैं। कभी उठा करके पत्तियों वगैरह को देखिएगा, जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं उनको देखिएगा तो उनमें जो है आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यही जो होता है आपका ये जालीदार सिरा विन्यास कहलाता है। और इसके अंदर आते कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं आपके यहाँ पर द्विबीजपत्री। कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। अब द्विबीजपत्री का उदाहरण कौन कौन सा होगा? तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसे कि आपका सेम हो गया, सेम के साथ चना हो गया, चना के साथ यहाँ पर जो है मटर हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जो मटर वगैरह होती हैं तो जब आप इनको बीज से अगर अलग करते हैं तो देखिए एक बीज इसका अलग हो जाएगा और एक पार्ट इसका अलग हो जाएगा। तो यही जो होता है, अगर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग तो द्विबीजपत्री यहीं से समझ सकते हैं। जैसे कि सेम हो गई तो आप लोग इसको बीज से जो है खोल करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलेंगे समांतर सिरा विन्यास की तरफ। तो समांतर सिरा विन्यास कैसा होता है? तो देखिए जो आपका समांतर सिरा विन्यास होता है उसमें कुछ इस तरह से आपको जो है लीफ दिखाई देती हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से लीफ जो है वहाँ पर दिखाई देंगी, और ऐसे आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। ये रफली यहाँ पर बना रहे हैं तो उतना जानने की कोशिश भी मत करिएगा आप लोग। ये आपकी रफली लीफ होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर एकदम समांतर जा रही हैं लाइनें। कैसी जा रही हैं? समांतर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये होते हैं एक बीजपत्री। कौन से हो जाएंगे? एक बीजपत्री हो जाएंगे। अब इनका उदाहरण कौन कौन सा बन जाएगा? तो इनका उदाहरण आपका बनेगा यहाँ पर, एक तो बाजरा हो जाएगा, बाजरा के साथ जो है मक्का हो जाएगा, मक्का के साथ और क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जैसे आपका ज्वार वगैरह हो गया। तो ये भी जो है समांतर सिरा विन्यास जो आपकी पत्तियाँ होती हैं इनका उदाहरण होती हैं। ठीक है, बात बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करेंगे ज़रूर समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला जो विकल्प है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास था, कार्बन डाइऑक्साइड था, एजेंडा 21 था, या फिर आपका ओजोन परत संरक्षण था? आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करेंगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन की तो ये आपका संबंधित था सतत विकास से। किससे संबंधित था? सतत विकास से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे कौन सा सम्मेलन आपका संबंधित था? तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन है वो इससे संबंधित था। यहाँ पर याद रखिएगा इसको, ये मत सोचिएगा कि एक तरफ से हम सुन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं और आप लोग दूसरी तरफ इसको कान से बाहर कर रहे हैं।
कान से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। एजेंडा अगर 21 की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है किसकी बात की गई थी, तो इसके अंदर आपका पृथ्वी सम्मेलन की बात की गई थी। पृथ्वी सम्मेलन जो है ये एजेंडा 21 के तहत हुआ था। अब अगले की बात करेंगे, ओजोन परत संरक्षण जो है ये किससे संबंधित है? जो इससे संबंधित प्रोटोकॉल है वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कह रहा है कि ज़ैट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? पोगामिया पिन्नाटा है, आर्चिस हाइपोगेया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्म है, या फिर चौथा कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर करिएगा सभी लोग। मोस्टली लोगों का ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन कोशिश करिएगा कि सही आंसर दें आप लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला जो विकल्प है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, या फिर लेटेराइट मिट्टी है? और एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत कंजूस है, क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ना ही क्लास को लाइक करते हैं। इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक आप लोगों के हमेशा कम रहते हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है क्लास में आकर के सबसे पहले लाइक कर दिया करिए और लोगों तक क्लास को शेयर कर दिया करिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो आप लोग भी जो है क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा बनेगा? लेटेराइट मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? चिल्का झील है, सोमोरिरी झील है, सांभर झील है, या फिर आपकी सुंदरवन है? आंसर करिएगा सभी लोग, कोई गलत आंसर नहीं बताएगा। सभी लोग सही से आंसर को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका सुंदरवन। क्या बनेगा? सुंदरवन। अगर हम लोग देखेंगे चिल्का झील के बारे में, पड़ती कहाँ पर है? पड़ती है उड़ीसा राज्य में। कैसी झील है? तो ये आपकी एक लैगून झील का उदाहरण है। कैसी झील का उदाहरण है? लैगून झील का ये उदाहरण होती है। बात आएगी सोमोरिरी झील की, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है। और ये कैसी झील है? तो ये जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। कहाँ की झील है? भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। बात आएगी यहाँ पर सांभर झील की। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान की और ये खारे पानी की झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। कह रहे हैं कि एंथ्रोपोजेनिक क्या है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, बीओडी की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला है, मानव द्वारा पर्यावरण पर डाले गए प्रभाव है, या फिर वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? आंसर करिएगा सभी लोग। एंथ्रोपोजेनिक जो है ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित आपका एक चीज़ आई थी, इसका नाम क्या था? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका ध्वनि प्रदूषण है ये किससे संबंधित था। बात आएगी बीओडी के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है कि नदी के अंदर जब प्रदूषण हो जाता है तो उसको मापने के लिए आपका बीओडी की जाँच की जाती है। यानी कि उसमें ये देखा जाता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है, प्रदूषण है, वो कितने लेवल तक बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग बीओडी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये आपका 2 प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया भी था। अगर हम लोग यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मानव द्वारा पर्यावरण पर डाले गए प्रभाव। बात आएगी अगर यहाँ पर वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण आपका किससे संबंधित है? तो ये है आपका लाइकेन से। जब लाइकेन आपके मुरझाने लगते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि वातावरण में जो है आपका सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। अब बात आएगी अगर यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की, तो ये संबंधित है आपका ग्रीन मफलर से। किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है। मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम कौन सा है? फोबोस और डिमोस है, टाइटन और फोबोस है, निक्स ओलंपिया है, या फिर गैनीमेड है? चौथा कह रहा आयो और डिमोस है। आंसर करिएगा सभी लोग कि आपके जो मंगल ग्रह है इसका कौन सा उपग्रह है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग आएंगे मंगल ग्रह की बात करेंगे तो इसका जो उपग्रह है वो है फोबोस और डिमोस। कौन सा हो जाएगा? फोबोस और डिमोस। बात आएगी टाइटन किसका उपग्रह है?
तो टाइटन जिसका उपग्रह है वो है आपका ग्रह बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति जो ग्रह है इसका उपग्रह है आपका टाइटन। फोबोस किसका है? फोबोस है मंगल ग्रह का। निक्स ओलंपिया क्या है? तो निक्स ओलंपिया जो है आपका ये है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। किसका पर्वत? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह है आपका यहाँ पर निक्स ओलंपिया। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन उपग्रह है आपका शनि का। किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है टाइटन। बात आएगी यहाँ पर फोबोस की, तो आप सभी लोगों को पता है फोबोस जो है आपका मंगल का उपग्रह है। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर निक्स ओलंपिया की, तो निक्स ओलंपिया क्या है? तो ये है आपका सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बात आएगी अगर गैनीमेड की, तो गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड उपग्रह है आपका यहाँ पर बृहस्पति का। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का ये उपग्रह है, याद रखिएगा। इसी के साथ जो आपका आयो है ये भी आपका बृहस्पति का उपग्रह है, शॉर्ट में लिख लीजिए यहाँ पर बृहस्पति। बात करेंगे डिमोस किसका है? देखिए ऊपर बताया गया है मंगल ग्रह का है। तो सारे यहाँ पर जो आपके उपग्रह हैं ये क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब लागू हुआ था? यहाँ पर देखिए लागू करने की बात हो रही है, आने की बात नहीं हो रही, लागू करने की बात हो रही। कब आपका लागू किया गया था? 1986 में किया गया था, 1973 में किया गया था, 1988 में किया गया था, या फिर आपका 1974 में किया गया था? आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जो आपका वियना सम्मेलन था ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। और बात आती है अगर ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 1988 में। यहाँ पर लिख लीजिए लागू कब हुआ था? 1988 में ये आपका लागू हो गया था। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये संबंधित किससे था, तो ये संबंधित था आपका ओजोन परत संरक्षण से। किससे संबंधित था? ओजोन परत संरक्षण से ये संबंधित था आपका। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे अगर हम लोग 1986 की, तो 1986 के अंतर्गत क्या आया था? तो इसके अंतर्गत आया था आपका पर्यावरण अधिनियम। 1973 में आप सभी लोगों को पता है टाइगर प्रोजेक्ट आया था। 1974 की बात करेंगे तो इसमें आपका जल प्रदूषण अधिनियम आया था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को कण प्रदूषण कहा जाता है? रेडॉन को कहा जाएगा, फ्लाई ऐश को कहा जाएगा, एथिलीन को कहा जाएगा, या फिर आपका कोबाल्ट को कहा जाएगा? आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है? कण प्रदूषण की। तो कण प्रदूषण आपका किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका फ्लाई ऐश से। किससे संबंधित है? फ्लाई ऐश से। देखिए अगर यहाँ पर जो आपका फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश से होता क्या है? ये आपकी राख होती है, छोटी छोटी कण होते हैं। इन्हीं कणों के माध्यम से जो है आपका ईंट वगैरह तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? ईंटें तैयार की जाती हैं आपकी। यहाँ पर देखिए अगर विकल्प को हम लोग क्लियर करेंगे तो रेडॉन जो गैस होती है ये किस में काम आती है? तो ये काम आती है आपके जब आपका कैंसर हो जाता है, तो ये कैंसर चिकित्सा में कार्य करती है। किस में कार्य करती है? कैंसर के चिकित्सा में ये कार्य करती है। बात करेंगे अगर यहाँ पर हम लोग एथिलीन की, तो आप सभी लोगों को पता है कि फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। बात करेंगे अगर कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का क्या कार्य होता है? तो कोबाल्ट जो होती है ये भी कैंसर रोगों के लिए जो है ये उपयोगी होती है। दूसरी क्या चीज़ है, जो आपके शीशे वगैरह आप लोग देखते होंगे ब्लू ब्लू कलर के होते हैं, तो वही जो है ये शीशे को कलर भी प्रदान करती है आपकी कोबाल्ट गैस। क्या करती है? शीशे को ये रंग भी प्रदान करती है आपकी कोबाल्ट गैस। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर आपका छत्तीसगढ़ में है? आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग देखेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे विकल्पों की, तो आप सभी लोगों को पता है कि उड़ीसा के अंदर आपको जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग दो सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो एक हो गया आपका सिमलीपाल, कौन सा, सिमलीपाल, और दूसरा हो गया भीतरकनिका, कौन सा, भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी यहीं मिल जाएगा देखने को। अब बात करेंगे अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सभी लोगों को पता है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये यही हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर कान्हा हो गया, कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव हो गया, माधव के साथ बांधव हो गया, बांधव हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, ये सभी जो हैं आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा, पन्ना, माधव, बांधव, पेंच ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित आपके राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन होता है। क्या कह रहा है कि कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? UNDP है, यूनेस्को है, UNEP है या फिर WHO है? आपको बताना कैसे है, पूरे क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन देना है। कैसे करके बताना है? एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है किसके लिए समर्पित है, क्यों समर्पित है, कब आया था। तो आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल जिसने भी आंसर दिया था उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। इसमें आपके इम्पैक्ट गेमर थे, इसी के साथ में यहाँ पर नीता वर्मा थी और आपकी हिमांशी थी। काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने एकदम सही आंसर किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है ये आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ यहाँ पर जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी क्लासेस होती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।